हम तो मून के मुकम्मल तबाह होने के कायल है भाई। एक वक्त वो आएगा जब चांद तबाह हो जाएगा, एक वक्त वो आएगा जब सूरज तबाह हो जाएगा। इंसान की लाश अगर आप वैसे ही छोड़ दें कहीं भी, तो उसकी लाश डिसॉल्व होना शुरू होगी, उसके अंदर सड़न पैदा हो जाएगी। ये एक ऐसा लॉ है, उसको कोई भी आदमी मतलब ये कि डिनाई नहीं कर सकता, है कि नहीं। लेकिन बाज मर्तबा ये लॉ टूट जाता है। कैसे कि आप अगर उसकी लाश के ऊपर एक खास किस्म का नमक लगाएं, अब उसकी लाश के अंदर सड़न पैदा नहीं होगी। ये जो नमक का जो कानून है, ये उस आम कानून से ऊपर का कानून है। इस ऊपर के कानून ने नीचे के कानून को साइडलाइन कर दिया। वो जगह केरला में है। उस जगह का नाम, वो जगह दरअसल एक मस्जिद है जो दरअसल इंडिया की सबसे पहली मस्जिद है, और उस मस्जिद का नाम है चेरमनपल्ली, चेरमनपल्ली मस्जिद। ठीक है। एक बादशाह केरला में गुजरे हैं जिनका नाम है, जिसको चेरमन पेरमल कहा जाता था। उन्होंने वो, उनके बारे में ये बात आती है, और ये बात कोई उड़ी हुई नहीं है, बल्कि ब्रिटिश इंडिया आर्काइव में बाकायदा एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, और उस मैन्यूस्क्रिप्ट का नंबर भी हमारे पास है। कोई भी अगर जाना चाहे वहां पर तो उस नंबर से वो मैन्यूस्क्रिप्ट निकाल कर पढ़ सकता है। उस मैन्यूस्क्रिप्ट के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि एक दिन चेरमन बादशाह अपने महल की छत पर रात को टहल रहे थे, तो उन्होंने ये शक्कुल कमर का मौजज़ा देखा, और उन्होंने फौरन जो अपने एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनको बुलाया कि भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने कंफर्म किया कि दरअसल ये वाकया होना था, और अरब में एक नबी को आना था। हो सकता है कि ये उसी से रिलेटेड हो। बाकायदा केरला से एक गिफ्ट खाने की कोई चीज लेकर गए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया भी, और उसके बाद चेरमन जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उनका नाम ताजुद्दीन रखा गया। अच्छा मुफ्ती साहब, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मौजिज़ात है, उसमें से सबसे जो फेमस मौजिज़ा है वो शक्कुल कमर, यानी जब मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चैलेंज किया कि हम आपको कभी सच्चा पैगंबर मानेंगे अगर आप इस चांद के 2 टुकड़े कर दो। तो बताया जाता है, हदीसों की किताबों में आता है और हम सुनते रहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उंगली का इशारा किया और चांद बाकायदा 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। फिर आपने मिलाने का इशारा किया, मिल गया। अब इसी मौजिजे को कुछ हमारे नॉन मुस्लिम भाई और कुछ बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, नॉन साइंटिफिक, इलॉजिकल और मैथोलॉजी कहते हैं। तो ये शक्कुल कमर के ऊपर मतलब आप उसको कैसे जस्टिफाई करो? भाई शक्कुल कमर या स्प्लिट ऑफ मून तो एक छोटी चीज है, ठीक है। अच्छा, हम तो मून के मुकम्मल तबाह होने के कायल है भाई। एक वक्त वो आएगा जब चांद तबाह हो जाएगा, एक वक्त वो आएगा जब सूरज तबाह हो जाएगा। और इस चीज को साइंस भी मानती है कि सोलर सिस्टम की एक उम्र है, वो उम्र खत्म होने जा रही है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई एक वक्त आएगा सोलर सिस्टम, जो पूरा सोलर निजाम तब धर्मभरम हो जाएगा। तो चांद रहते हुए 2 टुकड़े हो जाना ये एक छोटी चीज है। उससे बड़ी चीज क्या है? चांद का तबाह हो जाना, सूरज का तबाह हो जाना। अब आप इनसे पूछें कि जो लोग शक्कुल कमर के ऊपर एतराज करते हैं कि तुम इस बड़ी चीज को मानते हो कि नहीं मानते। अगर वो कहेंगे कि नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि जिस साइंस के ऊपर वो ईमान लाए हुए हैं उस साइंस को झुटला रहे हैं। तो जब बड़ी चीज को तुम मानते हो तो छोटी चीज को मानने में क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि साइंस का जो नजरिया है वो ये है कि इस कायनात में, यूनिवर्स में जितने भी कहना चाहिए कि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। वो इसी तरीके से कि उनमें वो यानी तकसीम होते हैं, उनके अंदर एक्सप्लोजन होता है, गैसेस निकलती हैं, एक दूसरे के अंदर वो मिल जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं बल्कि साइंटिफिक फैक्ट है, चूंकि दुनिया से इस पूरे प्रोसेस का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो चांद भी तो उसी कायनात में है। तो अगर कोई दूसरा सितारा जो दूसरी किसी मिल्की वे के दूसरे कोने में है या कायनात दूसरी किसी गैलेक्सी में है, अगर वो टूट सकता है, मिल सकता है, जुड़ सकता है, तो भाई हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ ये काम क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई ये कहे कि नहीं, मिल्की वे के दूसरे कोने के अंदर जो सितारा है वहां तो ये काम हो सकता है, हमारे यहां नहीं हो सकता, तो भाई इसको साइंस से साबित कर दो कि क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब आइए आगे, थोड़ा सा लंबा जवाब है। मैं चाहूंगा अपने नाजरीन से भी कि वो इसको तवज्जो से सुने, गौर से सुने। देखिए ऐसा है कि ये जो पूरी डिबेट है कि शक्कुल कमर हुआ या नहीं हुआ,
ये एक उसूली मसला है, एक यानी उसके पीछे एक पूरा प्रिंसिपल है, उसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी है मौजज़े की। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मौजज़ा क्या है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मौजज़ा एक अननेचुरल चीज है। मैं ये कहता हूं कि मौजज़ा एक सुपर नेचुरल चीज है, अननेचुरल नहीं, एक सुपर नेचुरल चीज है। अब हमें यह समझना चाहिए कि भाई नेचर क्या चीज है। देखिए, नेचर ये है कि कॉज एंड इफेक्ट का एक निजाम, कॉज एंड इफेक्ट का एक जो निजाम इस दुनिया के अंदर कायम है। सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, बादल आएंगे, जब बारिश जब होगी, जब बादल होंगे, बगैर बादल के बारिश नहीं होगी। एक पूरा कॉज एंड इफेक्ट का एक निजाम है, ठीक है। इसको नेचर कहते हैं। इसको हम यानी इसको हम लॉ भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ नेचर। आमतौर से ऐसा होता है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो केमिस्ट्री हो, किसी कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर ऐसा होता है कि एक जब ऊंचे दर्जे का जो लॉ है वो नीचे दर्जे के लॉ को साइडलाइन कर देता है। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। उसकी मिसाल ये है कि केमिस्ट्री का एक लॉ है, वो ये है कि कोई भी कंपाउंड लीजिए, ठीक है, अगर आप उसको डिसॉल्व कर दें और उसको वैसे ही छोड़ दें, एक तो एक डिसॉल्व ना, बल्कि उसको वैसे ही छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, तो एक तो वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर सड़न पैदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इंसान की लाश अगर आप वैसे ही छोड़ दें कहीं भी, तो उसकी लाश डिसॉल्व होना शुरू होगी, उसके अंदर सड़न पैदा हो जाएगी। ये एक ऐसा लॉ है, उसको कोई भी आदमी मतलब ये कि डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं। लेकिन बाज मर्तबा ये लॉ टूट जाता है। कैसे? कि आप अगर उसकी लाश के ऊपर एक खास किस्म का नमक लगाएं, अब उसकी लाश के अंदर सड़न पैदा नहीं होगी। ये जो नमक का जो कानून है, ये उस आम कानून से ऊपर का कानून है। इस ऊपर के कानून ने नीचे के कानून को साइडलाइन कर दिया, ठीक है। एक दूसरी मिसाल देता हूं आपको, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि भाई आप जब फिजा में होंगे तो नीचे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो आपको नीचे पुल कर रही हैं, है ना। लेकिन इंसान ने इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को साइडलाइन कर दिया जहाज बनाकर। जहाज में क्या है कि फ्यूल डालता है और लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो ऊपर जाता है और घंटों वहां पर आसमान में यानी फिजा के अंदर जो है वो सफर करता है। ये क्या है? एक बड़े कानून ने एक छोटे कानून को साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो मौजज़ा होता है वो दरअसल एक बड़ा कानून है, और जो हम कॉज एंड इफेक्ट का जो सिस्टम देख रहे हैं वो एक छोटा कानून है। बाज मर्तबा बड़ा कानून छोटे कानून को साइडलाइन कर देता है, लेकिन उससे छोटा कानून बदलता नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आज से, चूंकि अब हमने नमक जो है लाश के ऊपर लगा दिया, आज से कोई भी लाश नहीं सड़ेगी। या ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि कुछ इंसान जहाज में सफर करके ऊपर बादलों में और फिजा में चले जाते हैं, लिहाजा आज से लॉ ऑफ ग्रेविटी खत्म हो गया। ये नहीं कहा जाएगा, है ना। जो बड़ा कानून है वो अपनी जगह है, जो छोटा कानून है वो अपनी जगह है। ये आ गई मौजज़े की बहस। अब आइए आगे शक्कुल कमर पे बात करते हैं प्रिसाइजली। देखिए, शक्कुल कमर हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए। अब अगर कोई ये कहे कि जी चांद पे तो कोई ऐसी बात मिलती नहीं है, उसमें कोई लकीर नहीं है, तो भाई जाके पहले पूरी तरह तहकीक करो, क्योंकि अभी तो आपने और आपकी साइंसदानों ने चांद की अच्छी तरीके से डिस्कवरी की नहीं। अभी तो वहां कुछ चाइना ने भी अभी कुछ दिन पहले जो है वहां अपने रोबोट्स वगैरह भेजे हैं, तो अभी पूरा चांद जो है उसका एक चप्पा डिस्कवर नहीं हुआ है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि एक आम सवाल यह होता है जहन में कि भाई अगर इतनी बड़ी बात हुई कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो आखिर मक्के से बाहर दूसरे लोगों ने इसको क्यों नहीं देखा? एक सवाल कॉमन आता है, तो उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जाहिर है कि चांद के 2 टुकड़े दिन में तो हुए नहीं होंगे, रात ही में होंगे जब चांद लोगों को नजर आ रहा होगा। बिल्कुल। जिस वक्त चांद सऊदी में निकला हुआ होगा, अब अगर आप मैप में देखें और आप वेस्ट में चले जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं, मसलन यूरोप में चले जाएं, तो उस वक्त तो वहां सूरज भी गुरूब नहीं हुआ। जब सूरज गुरूब नहीं हुआ तो चांद नजर कैसे आएगा? जब सूरज निकला हुआ है तो चांद कहां से नजर आ जाएगा? तो इसलिए अगर चांद के 2 नहीं 100 टुकड़े भी हो जाएं तो उनको नजर आने वाला नहीं है, ठीक है। आप अगर वेस्ट में आ जाएं सऊदीया से, यानी मसलन इंडिया में आ जाएं, तो जिस वक्त सऊदीया के अंदर ये इवेंट हुआ, जाहिर है कि इंडिया में तो सारे सो रहे होंगे। उसकी वजह है कि यहाँ लेट नाइट का वक्त है, 2.5-3 घंटे आगे है, ठीक है। प्लस इस बात की क्या गारंटी है कि जहां जहां लोग जाग रहे होंगे वहां आसमान भी साफ था, वहां पोल्यूशन नहीं था, वहां यानी कहना चाहिए बादल नहीं थे। ये सारी चीजें अपनी जगह। इसके बावजूद इंडिया में एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने उसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया हुआ है। वो जगह केरला में है
उस जगह का नाम, वो जगह दरअसल एक मस्जिद है जो दरअसल इंडिया की सबसे पहली मस्जिद है, और उस मस्जिद का नाम है चेरमनपल्ली, चेरमनपल्ली मस्जिद। ठीक है, एक बादशाह केरला में गुजरे हैं जिनका नाम है, जिसको चेरमन पेरमल कहा जाता था। उन्होंने उनके बारे में ये बात आती है, और ये बात कोई उड़ी हुई नहीं है, बल्कि ब्रिटिश इंडिया आर्काइव में बाकायदा एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, और उस मैन्यूस्क्रिप्ट का नंबर भी हमारे पास है। कोई भी अगर जाना चाहे वहां पर तो उस नंबर से वो मैन्यूस्क्रिप्ट निकालकर पढ़ सकता है। उस मैन्यूस्क्रिप्ट के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि एक दिन चेरमन बादशाह अपने महल की छत पर रात को टहल रहे थे, तो उन्होंने ये शक्कुल कमर का मौजज़ा देखा, और उन्होंने फौरन जो अपने एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनको बुलाया कि भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने कंफर्म किया कि दरअसल ये वाकया होना था, और अरब में एक नबी को आना था, हो सकता है कि ये उसी से रिलेटेड हो। तो चेरमन ने कुछ सालों के बाद, यानी कुछ दिन इंतजार किया, कुछ अपनी सल्तनत का इंतजाम वगैरह करना होगा, उन्होंने वली अहद को, जो क्राउन प्रिंस होगा, उसको उन्होंने सल्तनत ट्रांसफर की, और खुद वो अरब सफर करके गए। वहां मदीना पहुंचे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ला चुके थे। मदीना पहुंचे, बाकायदा केरला से एक गिफ्ट, खाने की कोई चीज लेकर गए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया भी। और उसके बाद चेरमन जो थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, उनका नाम ताजुद्दीन रखा गया। वहां से वापस उन्होंने इंडिया का सफर किया, और यमन के रास्ते से, और ये जो आज जिस कंट्री को हम सल्तनत ओमान कहते हैं, उस जमाने में वो यमन का हिस्सा था, वहां पर उनका इंतकाल हो गया, और वहां पर उनका आज भी मजार है बाय द वे। उनके साथ जो लोग आ रहे थे, उनमें से एक शख्स का नाम था मलिक बिन दीनार या मालिक बिन दीनार। उन्होंने मालिक बिन दीनार को एक लेटर दिया अपने बेटे के नाम, जो यहां पर जिसको बादशाह बनाकर गए थे, कि तुम एक मस्जिद को तामीर करो। इस वजह से चेरमनपल्ली इंडिया के अंदर तामीर हुई। तो ये जो पूरी हिस्ट्री है, इसका आप इसलिए इनकार नहीं कर सकते कि ब्रिटिश इंडिया आर्काइव में ये भी लिखा हुआ है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उस जमाने की, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब से उस रात में बादशाह ने उस मौजज़े को देखा था, स्प्लिट ऑफ मून को, हर साल उसी रात में, उसी तारीख में केरला में एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जो अभी से 200 साल 100-200 साल पहले तक मनाया जाता रहा है। तो भाई वो फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा था इतने अरसे तक के? अब आप ये कहें कि चलो भाई ठीक है, इंडिया में एक बादशाह ने देख लिया था, अब सारी दुनिया में क्या अकेले एक आदमी रह गया था जिसने वो देखा? तो मैं आपको बताता हूं कि उस जमाने में हिस्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करती थी, ना तो अरब में कोई हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करता था, कोई तारीख बैठ के लिखता नहीं था, बल्कि हिस्ट्री जो है वो याद की जाती थी। और हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है वो याद की गई है। भाई हमारे यहाँ जो हदीस है वो क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस जमाने में जो काम हुए हैं, जो बातें हुई हैं, उसी को रिकॉर्ड किया गया है। लोगों ने उस हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया, प्रिजर्व किया, आगे बढ़ा दिया। तो अब आप ये सवाल करें कि भाई हिस्ट्री में क्यों नहीं है? हिस्ट्री में तो है, और कहाँ है? बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। उम्मीद करता हूं कि काफी लोगों को इससे नॉलेज मिला होगा, और मतलब जो ऐतराज कर रहे हैं उनको भी जवाब मिल गया होगा। दूसरी लास्ट पॉइंट एक चीज मैं ये कह दूं कि जो लोग मौजज़ों के ऊपर शक करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो लॉ ऑफ नेचर है, कॉज एंड इफेक्ट का जो सिस्टम है, वो किसने बनाया है? अगर आप ये कहें कि नहीं जी वो हमने बनाया है, तो ठीक है, आप इसके अंदर तब्दीली करके दिखा दो जरा किसी दिन। आप उसके अंदर सुबह कयामत तक तब्दीली नहीं कर सकते, आप किसी दिन जरा सूरज को निकलने से रोककर दिखा दो, ठीक है। जब कॉज एंड इफेक्ट का जो सिस्टम है वो आपने नहीं बनाया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो उसके कंट्रोल में है कि जिसने उस सिस्टम को डिजाइन किया है। तो भाई उस सिस्टम के अंदर तब्दीली करना भी तो उसी के कंट्रोल में है ना। बेशक। तो ये जो मौजज़ा है, दरअसल ये उस कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम में एक अमेंडमेंट है, एक टेम्परेरी अमेंडमेंट है। तो जिसने ये कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम डिजाइन किया है, वो अमेंडमेंट करने का भी हक उसी का है।